हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हमारा जो है आरयू और आरएचओ का सेकंड जो है लेक्चर है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कृषि क्रांतियाँ, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और इंटरनेशनल ईयर और एग्रीकल्चर डेज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और कृषि दिवस को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं बता चुका हूँ कृषि दिवस से आपके आरएईओ और आरएचईओ दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। कृषि दिवस से पूछा तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी आ सकता है, तो इसको भी पढ़ेंगे। कृषि क्रांति से भी आरईओ एसईओ दोनों में, आरएईओ और एसएचईओ और एसडीओ, इनमें क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। जनरली जो है ग्रीन रिवोल्यूशन से पूछ लेते हैं या येलो रिवोल्यूशन से या ब्लू रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पूछते जरूर है। तो हम इसको अच्छे से डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की, कृषि क्रांतियाँ। देखो, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो ध्यान मत देना, ठीक है। हम एग्रीकल्चर वालों की स्थिति ऐसी है, ना हमें ढंग से हिंदी आती है, ना हमें ढंग से इंग्लिश आती है, ठीक है। तो आप जो है एडजस्ट कर लेना। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस की आज हम बात करेंगे, और हम भी क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन ही ला रहे हैं आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाकर, ठीक है। चलिए, तो कृषि क्रांतियाँ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले कृषि क्रांति की जो बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम हरित क्रांति की। हरित क्रांति, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी इसका नाम ग्रीन रिवोल्यूशन पड़ गया था? नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन तब इसका नाम नहीं पड़ा था, ठीक है। कहानी बहुत लंबी है। 1964 में मेक्सिको में जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब ने जो है इस पर काम किया था, ठीक है। वहाँ पर जब ये सक्सेसफुल रहा तो हमारे स्वामीनाथन साहब जो है मेक्सिको से क्या लेके आए थे, कुछ बोल सकते हैं कुछ सेग्रीगेटिंग लाइन्स लेके आए थे, कुछ वेराइटीज़ लेके आए थे जो हमारे इंडिया में एज इट इज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जैसे लार्मा रोजा, सोनालिका, सोना 63, ये सारी वेराइटीज़। तो उससे क्या हुआ, 1966 और 67 के आसपास हमारे यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन का एक बूम आया था। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था गेहूँ और चावल का, मोस्टली गेहूँ का। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति है तो ये किससे संबंधित है? पॉइंट नंबर प्लस, तो ये है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। याद रखना, खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित है, ठीक है। संबंध कैसे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और इसमें भी खाद्यान्न में कौन सा? स्पेशली गेहूं और चावल, गेहूं और धान स्पेशली इसमें थे, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ये संबंधित है। क्या इंग्लिश में लिखोगे तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेकंड की अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहाँ पर जो है ये खाद्यान्न उत्पादन जो है गेहूं और इससे राई से संबंधित है। मेनली याद रखना, मेनली गेहूं, ठीक है। इसका समय क्या है, पीरियड क्या है, समय? इस हरित क्रांति का जो समय था वो 1966-67 इसका जो पीरियड था, समय था। इस समय जो है एक बूम आया था हमारे इंडिया के अंदर, इसका खाद्यान्न उत्पादन का, खाद्यान्न का, अनाजों का। और इसमें यहाँ बात करें स्टेट, राज्य कौन कौन से थे, किस राज्य में ये शुरू की गई थी? राज्य किस राज्य में शुरू की गई थी? याद रखना, पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। इसमें मेनली आपको याद रखना है पंजाब सबसे पहले, याद रखना सबसे पहले। इसमें आप लिख सकते हो क्या? सबसे पहले लुधियाना पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना, सबसे पहले लुधियाना पंजाब में शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि लुधियाना पंजाब के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, तो पूरे भारत का जो गेहूं उत्पादन था उसका 70% अकेला पंजाब राज्य जो है प्रोडक्शन कर रहा था उस समय, हरित क्रांति के समय, जब ये हरित क्रांति आई थी। पंजाब में इसकी शुरुआत हुई, तो पूरे भारत में जितना गेहूं हो रहा था ना, उसका 70% केवल अकेला पंजाब यहाँ पे उत्पादन कर रहा था। और इस हरित क्रांति का, ग्रीन रिवोल्यूशन का, एक लेडी है, नाम नहीं पता मुझे, देखना गूगल पे सर्च करना, उन्होंने इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ आंदोलन किया था। आंदोलन इसलिए किया था कि भैया ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आप ला रहे हो, इसमें आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, मशीनों का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारा कीटनाशक का यूज़ कर रहे हो, भविष्य में जाकर इसके आपको जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, लोगों को बीमारियां होंगी, कैंसर्स होंगे, और वो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। पंजाब में आप देखोगे तो कैंसर पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि और कल पंजाब में क्या, देश भर में मिलेंगे कैंसर पेशेंट। उसका कारण ही क्या है? कीटनाशक और जो रसायनों का उपयोग हमने खेती में किया है, ये सबसे बड़ा कारण है।
ठीक है, चेक करना गूगल पे, किसी कोई लेडी का नाम है, मुझे ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। कोई सोच सकता है क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकता है? जब हमारे देश में भूखमरी थी उस समय ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जहाँ पर जो बम्पर प्रोडक्शन हो रहा था, उस समय इसके खिलाफ कोई आंदोलन करेगा? देखना किया है मैं, या फिर मैं अगले लेक्चर में सर्च करके बताऊंगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उनका। उन्होंने इसका आंदोलन किया था। सबसे पहले लुधियाना पंजाब में इसको शुरू किया गया था, उस हरियाणा और यूपी ये मेन राज्य थे। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी? विश्व में शुरुआत की अगर बात करें तो विश्व में शुरुआत की गई थी मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। ठीक है, विश्व में कहाँ पर शुरुआत की गई थी? तो मैक्सिको में। और राज्य में, शुरुआती राज्य या फिर राज्य में जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत वो पंजाब, हरियाणा और यूपी में हुई थी। उसमें पंजाब सबसे पहले नंबर पे था। अभी हरित क्रांति जो शब्द है, ये जो शब्द है ये किसने दिया? ये शब्द जो दिया विलियम एस गॉड ने शब्द दिया। कब? 1968 में। उन्होंने इसको, क्योंकि 1966 में हरित क्रांति आई थी, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद 1968 में विलियम एस गॉड साहब ने इसको क्या दिया? हरित क्रांति नाम दिया। क्लियर है? अब ये दो जगह चल रही है, एक विश्व में मैक्सिको में हुई थी, भारत के अंदर जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। मतलब दो जगह इसका काम, मतलब पहले विश्व में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब मैक्सिको में, उसके बाद भारत में आया था। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में और भारत में काम किया, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर एक जिनको विश्व का पिता, विश्व हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का पिता, विश्व में हरित क्रांति का पिता या जनक किसे बोला जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, किसको? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग साहब को इसके लिए क्या मिला है? नोबल शांति पुरस्कार। याद रखना, क्या मिला इनको? नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। कब? 1970 में। और जब इनको नोबल शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया था तो इन्होंने क्या किया? ये गए किसके पास? जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास। किसके गए? जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास गए। और इनके दिमाग में एक आइडिया था कि भाई मुझे ये फूड प्रोडक्शन में, अनाज उत्पादन में काम करने के लिए मुझे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। ऐसा ही एक पुरस्कार होना चाहिए, और लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास गए और ये अपना आइडिया उनको बताया, तो जनरल फूड कॉरपोरेशन ने 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की, वर्ल्ड फूड प्राइज को शुरू किया। और सबसे पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, विश्व खाद्य पुरस्कार, वो किसको मिला? स्वामीनाथन साहब को मिला 1987 में। उसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब इनको 1970 में मिला तो इनके दिमाग में और भी चीजें आई कि भाई मेरे अलावा और बहुत लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को और लोग आगे करें। उनके अंदर जागरूकता आए और उनके अंदर में उत्सुकता है कि भाई हमें अवार्ड मिलेगा। तो उसके चलते उन्होंने ये विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, आज बहुत सारे स्पॉन्सर है, आप उसकी साइड पे जाओगे तो आपको जॉन डियर वगैरह ट्रैक्टर के बहुत सारे स्पॉन्सर है, उसमें $2.5 लाख कुछ प्राइस उसमें मिलती है, लगभग 2 करोड़ के आसपास बनती है। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब को नोबल शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया था और ये विश्व के हरित क्रांति के जनक है। अब बाद में बात करते हैं, चलो इनके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक, अब जो यहाँ पर था, ये विश्व की बात हो रही, तो हम यहाँ बात करते हैं विश्व में गेहूं के बोनेपन का जीन क्या था? जीन, किस जीन का यूज किया था इन्होंने? नोरिन 10। नोरिन 10 बच्चा क्या है? नोरिन 10 एक जापान की गेहूं की वैरायटी है। याद रखना, नोरिन 10 जो है वो जापान में गेहूं की एक वैरायटी थी, बोनी वैरायटी थी, उसका जीन इन्होंने इस्तेमाल किया, उसका नाम ही नोरिन 10 बोल दिया गया। इसको आइसोलेटेड किसने किया था? आइसोलेट मतलब इसका अलगाव, मैं आइसोलेटेड ही लिख देता हूं, सही टर्म तो ये आइसोलेटेड बाय नॉर्मन बोरलॉग। आइसोलेटेड किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। इसको आइसोलेटेड का मतलब यही है कि ये भाई एक वैरायटी थी, इस वैरायटी में से इस जीन को जो आइसोलेटेड अलग किया किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने, और उसी का यूज किया था हरित क्रांति के समय गेहूं की हाइट कम रखने के लिए। ठीक है, और चावल के लिए जो जीन है, चावल के बोनेपन का जीन, चावल के लिए बोनेपन का जो जीन वो कौन सा है? डीजीवू जीन। क्या है? डीजीवू जीन है। ठीक है, चावल के लिए। अब बात करते हैं भारत में। भारत में हरित
क्रांति के जनक सब जानते हैं कौन है, स्वामीनाथन साहब। कौन है? स्वामीनाथन साहब, ठीक है, MS स्वामीनाथन साहब, और प्रोफेसर लगा लो इनके आगे, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब थे, ठीक है, इसके जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर स्वामीनाथन। देखो नॉर्मन बोरलॉग साहब का निधन हो चुका है 2009 के आसपास, 9 या 10 में इनका निधन हुआ है सितंबर में, ठीक है, ये अब नहीं है, लेकिन हमारे जो स्वामीनाथन साहब है वो अभी भी हैं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन साहब। और भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन क्या था? गेहूं के बोनेपन का जीन, भारत में गेहूं में बोनेपन का जीन की अगर बात करें, भारत में गेहूं में बोनेपन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो था RH1 और RH2, और इसको आइसोलेटेड किसने किया था? आइसोलेटेड बाय स्वामीनाथन साहब। किसके द्वारा? स्वामीनाथन साहब के द्वारा इसको आइसोलेटेड किया गया। और इस RH का मतलब होता है, रिड्यूस्ड हाइट। क्या होता है? रिड्यूस्ड हाइट, ठीक है, छोटी हाइट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हरित क्रांति के बारे में हमने क्या क्या चीज़ समझी, यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, क्वेश्चन यही आता है। और क्या चीज़ें सारी हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। कब इसका समय था, छाछा सुनसन था, शब्द किसने दिया, संबंधित गेहूं और चावल से है, कौन कौन से राज्य में, पंजाब सबसे पहले पंजाब में हुआ था, विश्व में सबसे पहले मैक्सिको के अंदर हुआ था, हरित क्रांति के पिता विश्व के कौन है, गेहूं के बोनेपन के लिए विश्व में क्या चीज़ थी, भारत में गेहूं के जनक कौन है, और गेहूं के बोनेपन के लिए जीन। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। जो भारत में हरित क्रांति थी, भारत में हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान, ठीक है, कौन कौन सी संस्थान थी? तो व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले हरित क्रांति के वास्तुकार, मैं लिख देता हूं ग्रीन रिवोल्यूशन के वास्तुकार, है ना, आर्किटेक्चर पूछा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है, कौन थे? तो वो थे स्वामीनाथन साहब। कौन थे? स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड नंबर कि उस समय एक व्यक्ति थे, नाम था चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्या नाम था? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये क्या थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम स्वामी। ये उस समय के क्या थे? कृषि मंत्री थे। उस समय के ये कृषि मंत्री थे, ठीक है, याद रखना। उस समय कृषि मंत्री कौन था हरित क्रांति के समय? ये थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम स्वामी। इनको क्या कहा जाता है? इनको हरित क्रांति का, राजनीतिक हरित क्रांति का पिता, हरित क्रांति का, लिखो, हरित क्रांति का राजनीतिक पिता, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के राजनीतिक पिता कौन है, जनक कौन है, तो वो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है। क्यों? क्योंकि उस समय के ये कृषि मंत्री थे और इनको भारत रत्न मिला हुआ है, याद रखना। इनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। दो व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति थे दिलबाग सिंह अठवाल। नाम है दिलबाग सिंह अठवाल। ये कौन है? तो ये भाई है व्हीट ब्रीडर, गेहूं प्रजनक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जनक किसका? गेहूं क्रांति का। क्या कहा जाता है इनको? गेहूं क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथी संस्था थी कौन सी? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। ये उस समय क्या थे? इस हरित क्रांति के काम में लगे हुए थे। भाई चिदम्बरम सुब्रमण्यम कृषि मंत्री है, इनके आदेशों के बिना तो कुछ होना नहीं था। इन्होंने ही आदेश दिया होगा स्वामीनाथन साहब को कि जाओ भाई मेक्सिको से लेके आओ। इन्होंने ही सब जो है एग्रीमेंट पास किए होंगे, तो इसलिए इनको राजनीतिक पिता कहा जाता है। दिलबाग सिंह अठवाल गेहूं के प्रजनक थे, व्हीट ब्रीडर थे। तो गेहूं के जो हुई थी रिवोल्यूशन, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। और IRI जो अपना है ही है, ठीक है। अब क्या क्या पहलू थे, मतलब हरित क्रांति के पहलू क्या थे, क्या एस्पेक्ट्स थे? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया?
अधिक उपज देने वाली किस्म, अधिक उपज देने वाली किस्म, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी इन्होंने यूज़ की, ठीक है। इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया था इन्होंने 1966 में। दूसरा, इन्होंने रासायनिक उर्वरक एवं क्या कीटनाशक का उपयोग किया, कीटनाशकों का उपयोग किया, ठीक है। तीसरा था कृषि का मशीनीकरण, मशीनीकरण मतलब मशीनों का उपयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया गया। चौथा था सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है। ये एस्पेक्ट थे इसके। तो हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दी है ना। हरित क्रांति से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूरा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें सारी। दूसरी बात करते हैं, सेकेंड जो है वो है हमारा श्वेत क्रांति। क्या बोल सकते हैं? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। बच्चा लोग पहली बार हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद भी पहली बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे उठ के पढ़ना नहीं आता हूँ, मैं खुद पहले चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। जितनी बार भी पढ़ाता हूँ उतनी बार चीज़ों को पढ़ता हूँ, ठीक है, याद रखना। तो श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये समझना, ये किससे संबंधित है? दूध और दूध उत्पाद, दूध, हाँ ठीक है, उत्पादों से संबंधित है। दूध और दूध उत्पादों से संबंधित है, ठीक है। इसके जनक कौन है? जनक की बात करो तो वो है वर्गीस कुरियन साहब। कौन है? वर्गीस कुरियन साहब। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मिल्कमैन। क्या बोलते हैं इनको? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत का जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और इन्होंने क्या की थी? एनडीडीबी की स्थापना की थी। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कब? 1965 के अंदर। कहाँ पर की थी? तो आनंद, गुजरात में। कहाँ पर? आनंद, गुजरात में, ठीक है, याद रखना। आनंद, गुजरात में इन्होंने। और ये कौन थे? उसके पहले चेयरमैन थे। ये क्या थे? पहले फर्स्ट क्या थे? इसके अध्यक्ष भी थे। प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, चेयरमैन कौन थे इसके? एनडीडीबी के, वर्गीस कुरियन साहब। क्लियर है? अब यहाँ पर एनडीडीबी के द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में। किसके द्वारा? एनडीडीबी के द्वारा। एनडीडीबी के द्वारा मतलब एनडीडीबी के द्वारा मतलब वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा, क्योंकि चेयरमैन वही थे उस समय, ठीक। अब ये ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? भाई किसी काम को करने के पीछे कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या थे? याद रखो। तो इसके पीछे उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाकर दूध की बाढ़ लाना। पहला क्या था? कि उत्पादन इतना बढ़ा देना कि दूध की बाढ़ आ जाए। उत्पादन बढ़ाकर दूध की बाढ़ लाना, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या था? ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाना, क्योंकि दूध ग्रामीण से ही मिलेगा। तो ग्रामीण जो आबादी थी उनकी आय बढ़ाना। क्या बढ़ाना? उनकी आय बढ़ाना, ठीक है, उनकी आय बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य क्या था? कि जो उपभोक्ता है, जो दूध खरीदते हैं, उनको उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध करवाना, ठीक है। जो उपभोक्ता हैं उनको उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना, ठीक है, उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। ये तीन उद्देश्य थे। आय बढ़ाकर दूध की बाढ़ लाना, ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाना, उपभोक्ता मतलब को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए, अब ये ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में हुआ। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में हुआ। पहला चरण जो था इसका 1970 से लेके 1980, ठीक है। दूसरा चरण था 1981 से लेके 1985। तीसरा चरण था 1986 से लेके 1996। अब 3 ही चरणों में ये था। आप बोलोगे सर 3 चरणों के बाद आगे क्यों नहीं चरण हुए इसके? क्योंकि 1996 के बाद भारत जो है दुग्ध उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में
विश्व में प्रथम नंबर पर आ गया था। ठीक है, विश्व में प्रथम नंबर। और आज भी दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम नंबर पर है। 1996 के बाद दूध उत्पादन में भारत प्रथम नंबर पर आ गया था, तो प्रथम नंबर पर आ गया, तो ऑपरेशन प्लस चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। और इसमें जो मेन भूमिका निभाई है, मेन भूमिका याद रखना, इसमें जो है मेन भूमिका जो है, मुख्य जो भूमिका है वो निभाई किसने? अमूल ने। ठीक है, अमूल। ठीक है, क्या था? अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या नाम पूरा? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसने क्या किया? इसमें सहयोग किया। ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ाने में, दूध उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया। ठीक है, सहयोग किया। ठीक है, और इसीलिए आनंद को क्या बोला जाता है? आनंद जो शहर है, आनंद दुग्ध राजधानी, क्या बोला जाता है इसको? दुग्ध राजधानी। भारत की दुग्ध राजधानी किसको बोलते हैं? आनंद को बोलते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर डिस्कस की। नंबर 3 पर बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति। क्या बात करेंगे? नीली क्रांति। अब नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहली बात देखो, संबंध किससे, इसका किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य सही लिखा नहीं लगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, या मछली पालन में लिख देता हूं, मछली पालन से संबंधित है। ठीक, चलिए अब इसके जनक कौन है? इसकी शुरुआत की बात करो। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1985 से 1990, इसका जो पीरियड रहा है, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जनक कौन है इसके? जनक याद रखो, इसके जनक है हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। और दोनों में से एक को चूज करना है, तो मेन आपको याद रखना है हीरालाल चौधरी। ठीक है, और क्या था इसमें? इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था किसान की आय दुगुनी करना। किसान की आय दुगनी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है। और फिशरी से संबंधित हम कब मनाते हैं? 21 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फिश डे। 21 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फिश डे। चलो ठीक है, तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित हो गया बात। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तिलहन को क्या बोलते हैं? येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन मतलब तिलहन क्रांति। क्या आ जाएगा? तिलहन क्रांति। ये किससे संबंधित है? तिलहन क्रांति जो संबंधित है बच्चों, ये है अपना ऑयल सीड क्रॉप से, ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन मतलब तिलहन उत्पादन से। और इसमें भी मुख्य तौर से आपको याद रखना है, 2 क्रॉप को मुख्यतः इसमें याद रखना है। इसमें मुख्यतः 2 क्रॉप कौन सी है? सरसों और तिल। सरसों और तिल को आप इसमें याद रखो। ठीक है, मस्टर्ड और सीसम इसकी मुख्य क्रॉप थी। ठीक है, इसको ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन। ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तेल प्रौद्योगिकी मिशन। ठीक है, इसका समय पीरियड की बात करो, इसका समय कब था? तो 1986-87 के आसपास, यही पंचवर्षीय योजना के अंदर ही, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। इसके जनक की बात करो, इसका जनक कौन है? तो ये है सेम पित्रोदा। कुछ साल पहले कुछ कंट्रोवर्सी में भी थे, और इनको टेलीकम्युनिकेशन का फादर भी बोलते हैं, याद रखना। ये जो सेम पित्रोदा है ना, ये आपको कहाँ एक्सटेंशन में भी काम आएगा। जो टेलीकम्युनिकेशन है ना, जो हम बात करते हैं टेलीफोन वगैरह पे, जो टेलीकम्युनिकेशन, इसके फादर भी सेम पित्रोदा को बोलते हैं। और ये भी अभी वर्तमान में है, सेम पित्रोदा नाम से सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक, तो ये येलो रिवॉल्यूशन में इतना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना।
ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये इसका उद्देश्य था। क्लियर है। अब बात करते हैं गोल्डन फाइबर, चाहे तीसरी चौथी जो भी हो, तीसरी चौथी पांचवी। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे है? गोल्डन फाइबर मतलब जूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट उत्पादन। याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एएफओ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरी रेशा क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति। ठीक है, जनरली गोल्डन फाइबर के नाम से मिलेगा, हिंदी में भी गोल्डन फाइबर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करूं तो इंडिया की जूट उत्पाद में और जूट रॉ मटेरियल और जूट के प्रोडक्ट में मोनोपोली है। ठीक है, इंडिया की मैं बात करूं, भारत की रॉ जूट और जो जूट के उत्पाद है, उत्पाद में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार है, एकाधिकार है। ठीक, और पूरे भारत का जो जूट प्रोडक्शन है, एकाधिकार मतलब सिर्फ भारत के पास ही जूट इतना है, रॉ जूट भी और जूट के उत्पाद इतने हैं जिसकी पूरे जो है मोनोपोली इसी के पास है, भारत के पास। फिर दूसरी बात करें भारत के कुल जूट का, भारत के कुल जूट उत्पादन, कुल जूट उत्पादन का 50% अकेला कौन? पश्चिम बंगाल पैदा करता है। याद रखना, पूरे 50% भारत के कुल जूट उत्पाद का 50% केवल पश्चिम बंगाल से आता है। मतलब पश्चिम बंगाल जो जूट उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। पहली जूट फैक्ट्री, कारखाना, पहला जूट कारखाना कहाँ पर? 1854 में। कहाँ पर? कलकत्ता में खोला गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो। और जूट पैकेजिंग अधिनियम, जूट पैकेजिंग अधिनियम कब आया था? तो 1987 में आया था। क्लियर है? इतनी बातें याद रखना है जूट में आपको। ठीक, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन मेन तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जूट उत्पादन किससे गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक, और कुछ यहाँ पर डिटेल स्टडी के लिए नहीं, आप सीधे आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। 5 हमने पढ़ ली ना, छठा एक और देख लो, पीएम ट्राई कलर रिवॉल्यूशन। पीएम ट्राई कलर रिवॉल्यूशन मतलब पीएम नरेंद्र मोदी ट्राई कलर रिवॉल्यूशन। एक इसमें है आपका आ जाएगा एक वाइट, इसमें भी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पशु कल्याण से। ठीक है, एनिमल वेलफेयर से। दूसरा है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये मछुआरा कल्याण और स्वच्छ जल से है। मछुआरा कल्याण और स्वच्छ जल से संबंधित है। ठीक है, तीसरी इसमें है सेफ्रॉन क्रांति, नहीं हाँ केसर क्रांति जिसको बोलते हैं, केसर क्रांति, सेफ्रॉन इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्रांति ये संबंधित है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। भाई इंग्लिश वाले चिंता मत करना, नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे, वहां से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, बाकी मैं मोस्टली हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। ये तो हो गए पीएम ट्राई कलर 6। अब इसके बाद बाकी सारी आपको याद रखना है। जैसे पहला आप 7 नंबर पे आप लिख लो ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण कोकाओ से संबंधित है और चमड़ा लेदर से संबंधित है। ठीक, दूसरा आ जाएगा ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? उर्वरक से। ठीक है, उर्वरक से संबंधित है। फिर आप लिखोगे ब्लैक काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन ये किससे संबंधित है? तो जैव ईंधन बायोफ्यूल और जेट्रोफा, रतन जोत जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपकी लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? टमाटर और मांस, टमाटर और मांस से संबंधित है। फिर पिंक, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है प्याज, ओनियन और झींगा। किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। ठीक। और आ जाएगा यहाँ पे बादामी, बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। ठीक है। और आ जाएगा परभणी, ये भिंडी से संबंधित है। और क्या है? गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, ये आलू से संबंधित है। ठीक। और रजत क्रांति, रजत क्रांति जो है ये कपास से संबंधित है। क्लियर? इसके बाद जो भी नंबर हो, फिर आता है रजत, सिल्वर फाइबर जिसको बोलेंगे, सिल्वर फाइबर ही लिखा हुआ था हिंदी में। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है मुर्गी और अंडा से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति, ये किससे? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी कैसा है? फ्रूट प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन से संबंधित है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर स्वीट क्रांति, ठीक, मीठी क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये भी हनी से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है प्रोटीन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन जो रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? हायर प्रोडक्शन से संबंधित है। बस इसको याद रखना है आपको। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित है? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? समग्र, मतलब समग्र कृषि उत्पादन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, समग्र कृषि से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संबंधित है। इसके फादर कौन है? स्वामीनाथन, याद रखना, स्वामीनाथन साहब इसके जो है फादर है। ठीक। और क्या बचा? और कुछ बचा है? इंद्रधनुष क्रांति है ना, इंद्रधनुष क्रांति आ जाएगा सभी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर संबंधित है। क्लियर है? और भी एक आध दो बचा है तो सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये पूरा अपना जो है रिवॉल्यूशन से संबंधित है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरईओ एसडीओ में क्वेश्चन आपका जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन से संबंधित हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आपको इंटरनेशनल ईयर से। इंटरनेशनल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिसाइड कौन करता है? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है ये डिक्लेयर करता है दिन को, सप्ताह को, वर्ष को और शताब्दी को। यूएन डिक्लेयर करता है, लेकिन इसको प्रस्तावित कौन करता है? कौन बताता है कि आपको ये करना है और क्यों करता है? संयुक्त राष्ट्र दिन, सप्ताह, वर्ष और शताब्दी को डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है, कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, उसके प्रति आगे कार्य करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए इन विशेष दिनों को, सप्ताह को, वर्ष और शताब्दी को यूएन द्वारा घोषित किया जाता है ताकि उसके प्रति अवेयरनेस आए, उसमें कुछ काम किया जाए। अब इसके जो है 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। यूएन के 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य कौन है? एक तो यूनेस्को है, एक यूनिसेफ है, ठीक, और एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, ये कहाँ है? रोम में,
कब बना था? 1945। और ये हमारे एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जो वर्ष होते हैं, कृषि से संबंधित जो वर्ष हैं, दिन हैं, सप्ताह हैं, शताब्दी है, ये कौन प्रस्तावित करता है? ये प्रस्तावित करता है कौन? AFO। ये प्रस्तावित करता है और किसको भेजता है? इसको UNO को भेजता है, और UNO उसको डिक्लेयर करता है। तो कृषि से संबंधित हमें मतलब रखना है, कृषि से संबंधित कौन प्रस्तावित करता है दिन, वर्ष और सप्ताह और शताब्दी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन करता है, जिसका हेडक्वार्टर रोम है, रोम इटली में है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये करता है। अब देखो कौन कौन से हैं, उसकी बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ठीक है, ताकि हमें एक ही चीज बार बार ना लिखना पड़े। अंतरराष्ट्रीय वर्ष। और इस तरफ मैं लिख देता हूं क्या, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा अगर इससे कर लेंगे तो। ठीक है, जी क्लियर। चलो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ष। चलो, सबसे पहले बात करते हैं 2003 से। 2003 की बात करेंगे, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। चलिए, तो 2003 जो था ताज़ा पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, लिखूंगा नहीं, फ्रेश वाटर ऊपर लिखा ही है, फ्रेश वाटर ऊपर लिखा है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका? ताज़ा पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2003 में मनाया गया था। 2004, 4 से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 इंपॉर्टेंट है। 4 से याद रखना, 4 से चावल। क्या याद रखोगे? 4 से चावल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ठीक है, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 4 से चावल। 5 से क्या याद रखोगे? पार्थेनियम या माइक्रो क्रेडिट। क्या याद रखोगे? पार्थेनियम या माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था 2005 वो पार्थेनियम, गाजर घास या माइक्रो क्रेडिट से संबंधित था। 2006 जो था वो किससे था? रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण। डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, याद रखना इंग्लिश में क्या होगा? डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। 2007 था वो पानी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर था 2007। 2008 से याद रखना, 8 से आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 9 से आपको याद रखना प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 2009। 10 याद रखना आपको जैव विविधता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010। 2011 याद रखना आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ वानिकी। क्या याद रखोगे? फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट 2011। क्लियर। चलिए, ठीक, आड़ी तेजी जो भी होगी चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और वर्ष 2011 तक हो गया। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, सारा आपको याद करना। 2012 आ जाएगा आपका कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2012। और यहाँ 2012 में एक अलग से याद रखना, ये राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। राष्ट्रीय वर्ष किसके लिए? फल एवं सब्जी का राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2012। ठीक, अब इसका उल्टा करोगे 2021 तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा ये। 13 की बात करो तो 13 में क्या आ जाएगा? जल सहयोग,
वाटर कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका? जल सहयोग का, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन। 14 आ जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, मतलब पारिवारिक खेती, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग 2014। 2015 था मृदा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। 2016 था दलहन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। पहले भूमि होगी तभी तो भूमि में हम डाल गए। 17 था अपना क्या? सतत पर्यटन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। 18 क्या था? 18 जो था वो राष्ट्रीय था। पिंक वाला समझ जाना, राष्ट्रीय लिखा है हमने। क्या लिखा है? ये राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, और मिलेट की जगह कई बार बाजरा लिखा मिलता है, ठीक है, बाजरा लिखा मिलता है। यहाँ पर इंटरनेशनल कुछ भी नहीं था। यहाँ पर FAO ने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट के लिए बोला था, लेकिन UN ने उसको अप्रूव नहीं किया, इसलिए हमने राष्ट्रीय बनाया था। 19 की बात करो तो 19 में क्या होगा? स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 20 आ जाएगा पादप स्वास्थ्य, ठीक है। हाँ नहीं, बस एक आता हूँ 5-10 मिनट। स्वास्थ्य, ठीक है, पादप स्वास्थ्य, ठीक है। तो 2020 में जो मनाया गया था वो क्या था? प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ था, ठीक। ये सिर्फ याद करने की फैक्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और है नहीं। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं 2021, 2022 और 2023 चल रहा है, और 2024 का भी घोषित कर दिया गया है। 2021 किसका था? मैंने बोला था क्या, यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल ईयर था, ये इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था किसके लिए? फल एवं सब्जी के लिए, फल एवं सब्जी के लिए। और इसका उल्टा करोगे, 21 का 12 करोगे तो राष्ट्रीय हो जाएगा इसका। 22 था किसका? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था आर्टिशियन फिशरी और एक्वाकल्चर, आर्टिशियन फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए था, आर्टिशियन फिशरी और एक्वाकल्चर। 2023 कितना था? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ मिलेट, याद रखना, मिलेट अंतर्राष्ट्रीय, मिलेट इंटरनेशनल ईयर, मिलेट इंटरनेशनल ईयर 2023 में। और 2024 था केमेलिट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमेलिट्स, ठीक है। उष्ण ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उष्ण मतलब ऊँटों की जो प्रजातियां हैं ना, ऊँटों के बारे में, ऊँटों की जो प्रजातियां हैं उसको केमेलिट्स कहते हैं। तो उसके लिए इंटरनेशनल वर्ष मनाया था, 2024 में मनाया जाएगा। और अभी हम इंटरनेशनल ईयर 2023 में मिलेट्स का, मिलेट ही हो गया यार, मिलेट मतलब यहाँ पर बाजरा भी आ सकता है। और 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष था। तो ये सब याद करने के फैक्ट्स हैं, इनको बनाना। अब इसको बनाने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इनमें कहीं ना कहीं चीज़ें लुप्त हो रही है, या चीज़ें जो है जैसे राइस का क्यों बनाया? क्योंकि राइस में हम बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं। 1 kg धान पकाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी यूज़ करना पड़ता है। तो 5000 लीटर पानी का वेस्ट हो रहा है। तो उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए 2004 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाया गया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मरुस्थल वाला, ठीक है, वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेते हवा में उड़ उड़ के जा रही है। तो उसके प्रति अवेयरनेस, इस तरीके की अवेयरनेस लाने के लिए ये इंटरनेशनल ईयर्स जो है मनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे दिन की, ठीक है, दिन की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात लिख देता हूँ जनवरी। जनवरी में एक ही है, क्वेश्चन पूछा जाता है WTO, 1 जनवरी को क्या? WTO डे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई है, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1 जनवरी 1995 में। फरवरी की अगर मैं बात करूं, फरवरी में, तो फरवरी में आप देखोगे 2 फरवरी, 10 फरवरी और 28 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी में क्या आ जाएगा? 2 फरवरी में आ जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये मनाते हैं, IMP है, पूछा जा सकता है। 10 को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस,
ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे। और 28 को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर है? इस तरीके से याद भी करना है आपको। फिर हम बात करते हैं मार्च। मार्च में आपको याद रखना है 3 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। ये इतने दिन आपको याद रखना है, ठीक है। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 को विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बोल सकते हो, विश्व महिला दिवस, ठीक है। 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस। ये सब आपको याद करना है, बट एक बार सुन लोगे तो ओरली याद हो जाएगा। 21 को क्या है? विश्व वन दिवस। 22 को विश्व जल दिवस और 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्लियर है? ये आपको याद हो जाएगा। मार्च के बाद आ जाओ अप्रैल। देखो अप्रैल में क्या है? अप्रैल में आपको याद रखना है 22 अप्रैल और 24 अप्रैल और लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, लास्ट या आखिरी शनिवार, आखिरी शनिवार, ठीक है। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। 24 को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस और आखिरी शनिवार को मनाते हैं हम विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ठीक है। वेटनरी डे, वर्ल्ड वेटनरी डे अप्रैल में। अप्रैल के बाद मई में आ जाओ। मई में कौन कौन से डे हम मनाते हैं? मई में आप आ जाओ, ये आ जाओ 1 मई, 2 मई, 4 मई के बाद 20 मई, 21 मई और 22 मई, ठीक है। 1 मई को आ जाएगा लेबर डे, वर्ल्ड विश्व श्रम दिवस, विश्व श्रम दिवस। 2 को आ जाएगा विश्व टूना दिवस, टूना दिवस। टूना मछली की एक प्रजाति है, याद रखना। टूना क्या है? मछली की एक प्रजाति है। तो इसके लिए स्पेशल डे मनाते हैं ताकि उसको संरक्षित किया जा सके, उसको बचाया जा सके। ये है हरियाली दिवस, हरियाली दिवस, ठीक है। 20 को मनाते हैं हम शहद, हनी डे, विश्व शहद दिवस, ठीक है। 21 को मनाते हैं हम विश्व चाय दिवस, टी डे। और 22 को मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं। क्लियर? मई के बाद जून। जून में देखो 1 जून, 5 जून, 8 जून, 17 जून, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 जून को आ जाएगा आपका मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। यहाँ आ जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। 8 को आ जाएगा विश्व ओशियन डे, ओशियन दिवस, समुद्र से संबंधित है। 17 को आ जाएगा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए विश्व दिवस, ठीक है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए विश्व दिवस। ये मई के बाद आ जाएगा आपका जुलाई। जुलाई में क्या क्या है आपका? जुलाई में है आपका 1 को, 12 को, 16 को, ठीक है। 1 को क्या है? एग्रीकल्चर डे, कृषि दिवस, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत 1 जुलाई से ही होती है। 12 को आ जाएगा नाबार्ड डे और 16 को आ जाएगा ICR डे, ठीक।
इसी तरीके से सारा आपको याद रखना है। मैंने याद किया, आप भी याद कर सकते हो। जुलाई के बाद आ जाओ अगस्त में। अगस्त में कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। अगस्त के बाद सितंबर में आ जाओ, कुछ हो तो देख लेना एक आध। सितंबर में आ जाओ, सितंबर में आ जाओ। आपका 1 से लेकर 7 सितंबर को, 2 सितंबर को, 16 सितंबर को, ठीक है। 1 से लेकर 7 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 को मनाते हैं हम विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस, कोकोनट डे, ठीक है, विश्व कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे। 16 को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन डे, ठीक है, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्लियर। अब आओ अक्टूबर में। अक्टूबर में पहला 1 अक्टूबर, 1 के बाद क्या है 4 अक्टूबर, 4 के बाद क्या है सेकंड फ्राइडे, दूसरा शुक्रवार, ठीक है। और क्या है इसमें 15 अक्टूबर, ठीक है, और 16 अक्टूबर, 15 के बाद 16, ठीक। 1 को मनाते हैं हम कॉफ़ी डे, ठीक है, विश्व कॉफ़ी दिवस, विश्व लगा हुआ है सब में, ठीक है, विश्व लिख देता हूँ। चौथा को है विश्व एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। दूसरा शुक्रवार को मनाते हैं हम अंडा दिवस, विश्व अंडा दिवस। 15 को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। और 16 को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। चलो नवंबर में क्या क्या है, नवंबर की बात करो, नवंबर में बात करो तो नवंबर में क्या है, नवंबर में सीधा 21 नवंबर और 26 नवंबर, ठीक है। 21 नवंबर को क्या है विश्व मछली दिवस, विश्व मछली दिवस। और 26 को क्या है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये उनके बर्थडे पर, वर्गीज कुरियन के बर्थडे साहब पे मनाते हैं। और दिसंबर लास्ट अपना देख लो, ठीक है। दिसंबर में क्या है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 23 दिसंबर। एक को क्या है नेशनल एग्रीकल्चर डे, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। तीन को है महिला किसान, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार बच्चों, इसको देख लेना। ये है महिला एक मिनट है, महिला क्या था यार, 1 मिनट में देखूंगा इसको, ठीक है। ये है विश्व मृदा दिवस, ये है आपका किसान दिवस। 2 छूट रहा है, मेरे ध्यान से निकल रहा है, क्या है इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है इसमें क्या चीज़ है। 3 और 4 को आप देख लेना नोट्स के अंदर क्या है, मेरे दिमाग से निकल गया है। या तो कृषि महिला दिवस है, कृषि महिला दिवस, या हाँ कृषि महिला दिवस है। और एक इसमें है कुछ है 3 और 4 में, ये देख लेना यार, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। नोट्स के अंदर मिल जाएगा, आपको देख लेना, ये तो कल बता दूंगा, ठीक। चलो तो बच्चों ये था हमारा सेकंड लेक्चर, इसको भी अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि पढ़ाने लायक कुछ नहीं था इन लेक्चर, दोनों लेक्चर में, पहले लेक्चर में भी नहीं कुछ था, सेकंड टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आए हैं। आप एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेगी, एक बार नोट्स रिवाइज कर लोगे। नहीं तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना बिना वीडियोज़ के, या नहीं पढ़ते हो तो आप इसको इन चीज़ों को छोड़ देते हो, या ठीक है एक बार रीडिंग लगा ली हो गया, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना इसकी, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।